हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जी हाँ। और ये क्लासेस जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ ये जून दिसंबर 2025 के लिए है। तो जो बच्चे जून में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 या फिर दिसंबर में, तो उन बच्चों के लिए ये क्लासेस एप्लीकेबल है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक्सक्लूसिवली करवाने वाला हूं बिल्कुल रीसेंट बजट फाइनेंस एक्ट 2024। जी हाँ, बजट 2024। ये बात तो आपको पता है कि जो रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट अनाउंस किया था, वो बजट भी आपके एग्जाम्स के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। जो बच्चे जून में जाएंगे तो आपके लिए बजट 2024 एप्लीकेबल हो गया और एक नए रिजीम आया है, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, कैपिटल गेन में चेंजेस आ गए हैं। तो दोस्तों हम आज से ये क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो आपको कुछ क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी और कुछ क्लासेस आप मुझसे अलग से भी परचेज कर सकते हो। तो आज से दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्लासेस को, जिसमें आज का जो एक लेक्चर होगा ये होगा डेमो लेक्चर नंबर 1। ऐसे ही कुछ और क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बजट 2024 के हिसाब से जून या दिसंबर 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। थैंक यू। सो एवरीवन, आपको तो पता ही है कि टैक्सेशन सब्जेक्ट में आपके दो तरह के सब्जेक्ट हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। 50 मार्क्स ईच दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 50 मार्क्स ईच, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही 50 मार्क्स ईच हैं और टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है। और यस एवरीवन, एमसीक्यूज भी इस एग्जाम में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी होगी वो हम लोग चर्चा करते रहेंगे क्लासेस के बीच। बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों टैक्स होता क्या है। तो टैक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप लोग बच्चों समझते हो हम इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो सब्जेक्ट बहुत जनरल है। तो टैक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। क्या है ये? गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू है जो कि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दोस्तों, उसमें कोई डाउट नहीं। यस, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आज गवर्नमेंट को आप टैक्स रेवेन्यू नहीं देते हो ना, तो गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। हमारे देश के एक बेसिक नीड्स है, जैसे हमारी फैमिली की बेसिक नीड्स है, लग्जरियस नीड्स है, उस फैमिली की लग्जरी नीड्स और बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी डिग्री लोगे और उसके बाद पढ़ाई करके उसके बाद जॉब करोगे, पैसे कमाओगे, पैसे कमाने के बाद अपनी अर्निंग्स में से कंट्रीब्यूट करोगे, फैमिली की तरफ करोगे ना। तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे फैमिली के हर एक मेंबर का जरूर एक शेयर बनता है, कंट्रीब्यूशन बनता है टूवर्ड्स एक अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही एक देश के मेंबर्स हैं हम सब, आप, मैं, हम सब, आपके पेरेंट्स, हम सब, और वो फैमिली मेंबर्स हैं, हम सारे इंडिया के मेंबर्स का एक फर्ज बनता है कि हम लोग अपने देश को रेवेन्यू दें और वो जो बेसिक नीड्स हमें पूरी चाहिए या लग्जरियस नीड्स चाहिए वो पूरी हो सके। तो यस, इसमें अनडाउटेडली टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जिसमें हमारी ही देश अपने ही नीड्स के लिए, हमारे ही देश के नीड्स के लिए पूरा करता है। तो दोस्तों कई चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, सर क्या ही करता है, हमें पता है सब कुछ। अरे ये चीजें नहीं सोचनी, ठीक है। आपको, मेरे को पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए, ये क्या होता है, वो क्या होता है। छोड़ो ये सब बातें, ये सब बातों का रेलेवेंस नहीं है दोस्तों। अल्टीमेटली हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारा फर्ज बनता है, कौन क्या करता है, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो हमारा मेजर सोर्स नहीं है। देखो अल्टीमेटली सारे पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, एक आधा अगर है भी तो वो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट यस, द फोकस इज कि जितना आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू दोगे उतना ही आप सारी बेसिक नीड्स की तरफ आप फुलफिलमेंट कर पाओगे। यूएसए एक अमीर देश क्यों है? क्योंकि उसकी जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो मेजर सोर्स ऑफ, मेजर पॉपुलेशन जो है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। और यही एक रीजन है, इंडिया भी उसी राह पे चल रहा है। अगर इंडिया भी इसी तरीके से 50% लोग, 40 से 50% लोग टैक्स के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दें, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि हम लोग एक मतलब अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जी रहे होंगे। तो हमारी भी लाइफ कुछ शेखों जैसी होगी, जैसे दुबई में शेख होते हैं ना, तो वैसी लाइफ होगी। तो वो चीज़ पॉसिबल है, बट उसके लिए हमें भी क्या चाहिए, कुछ अर्जेंट
रिक्वायरमेंट्स जो हमारे देश को है, उनको नीड्स चाहिए, वो नीड्स पूरी करने के लिए आपको जो नीड्स पूरी करने के लिए आपको भी एक थोड़ा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करना हो। तो यस दोस्तों, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ये कहां यूज होता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। अगर आप देखो तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितनी भी रोड्स हैं, हाईवेज हैं, आज बहुत बेटर हो गए हैं पहले से। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले क्या ही होता थे हाईवेज। आज के टाइम पे हाईवेज का देखो लेवल, देखो पहले खड्डे होते थे जगह जगह, आज भी है कुछ एरियाज में, बट इंप्रूव्ड है, अब ठीक है, अब बेटर है। सो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे लिए सोचती है। सीनियर सिटीजन्स को पेंशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं बुढ़ापा पेंशन। विडोज, है ना, विडोज को भी पेंशन मिलता है हमारे देश के अंदर, ठीक है। इनफैक्ट हैंडीकैप लोगों को पेंशन दी जाती है हमारे देश के अंदर। तो गवर्नमेंट मदद देता है, वो बात और है कि बहुत कम अमाउंट होता है, बट दिया जाता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। देखो हमारे देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हम हर एक की मदद कर भी नहीं सकते हमारा देश। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर यानी पेंशन। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आज हम लोग एक इस चौड़े में बोल सकते हैं कि भाई हमारे देश का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। आज आपके घरों पे बम का गोला नहीं गिर रहा, तो उसका रीजन है कि हमारा डिफेंस स्ट्रांग है। और डिफेंस स्ट्रांग है, उसका रीजन हो आप लोग खुद, आपके पेरेंट्स, मैंने, बहुत सारे लोगों ने, जी हाँ, ऑब्वियसली बहुत ही कम कंट्रीब्यूट किया होगा अगर मैं ओवरऑल कलेक्शन की बात करूं, बट क्या फर्क पड़ता है, कंट्रीब्यूशन तो है ना। सो अल्टीमेटली डिफेंस की आज हम बात करें, आज हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी, हमारा क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी के अलावा एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आज उनकी जो सैलरीज हैं, उनकी पेंशन है, वो आप ही के दिए गए पैसों में से आती है। डिफेंस के इक्विपमेंट 26 जनवरी को हम लोग दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या है, तो वो कहां से आता है हमारे पास पैसा? बच्चों, डिफेंस के लिए भी पैसा, हमारे इक्विपमेंट्स के लिए पैसा हमारे ही दिए गए टैक्स में से आता है। एजुकेशन दोस्तों, गवर्नमेंट के स्कूल्स, आपको पता है गवर्नमेंट के स्कूल्स की जो सैलरीज होती है, इंप्लॉइज को तनख्वाहें देते हैं, टीचर्स को सैलरी देते हैं, वो प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा देते हैं टीचर्स को तनख्वाह। बट अगर आज आप बात करें गवर्नमेंट के स्कूल्स को फंडिंग कहां से आती है, तो गवर्नमेंट के स्कूल्स को पैसे जो दिए जाते हैं, फीस जो होती है, वो तो बहुत ही माइन्यूट होती है। बट गवर्नमेंट के स्कूल्स में एजुकेशन के जो खर्चे होते हैं, मतलब जैसे स्कूल के टीचर्स की फीस होती है, प्रिंसिपल की जो सैलरी होती है, टीचर्स की सैलरी होती है, बहुत ज्यादा होती है। कहां से मीट आउट होगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से मीट आउट होगा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप ही लोग पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सो एजुकेशन हो गया दोस्तों। हॉस्पिटल्स, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। अब आप दुनिया भर के कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप इलाज करा लो। कई बार ऐसा होता है, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम भी सुना होगा, वो लोग भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं कि उनके पास डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन आए होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, क्योंकि उनको हाई फीस दी जाती है। जैसे एम्स, अगर दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में एम्स है, इसमें कोई डाउट नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कितना मर्जी पैसा हो, फोर्टिस वगैरह छोड़ के वो लोग यहीं आए होते हैं। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के कुछ हॉस्पिटल्स हैं, उनकी फैसिलिटीज, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई में चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल है, वहां पर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब ऐसे हॉस्पिटल में भी क्या है कि गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत पुअर है, बट यस हमें पता है कि डॉक्टर्स वहां पर ऐसे आते हैं कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है डॉक्टर वाइज। तो दोस्तों अल्टीमेटली अगर हम कहें तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो मिलता है वो टैक्स से मिलता है, आप ही लोग कंट्रीब्यूट करते हो, और वो इन सब जगहों पर यूज होता है। आज भी हमें बहुत सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी पेंडिंग चल रही है। गवर्नमेंट इंपोर्ट बहुत ज्यादा है दोस्तों, गवर्नमेंट इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है ना। इंपोर्ट बहुत ज्यादा और एक्सपोर्ट बहुत कम होने की वजह से क्या होता है? डेफिसिट दोस्तों, डेफिसिट मतलब हमारा अमाउंट क्या हो जाता है, मतलब हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती है। बीओपी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो दोस्तों अगर अल्टीमेटली अगर बीओपी भी है हमारे ऊपर, डिफेंस इक्विपमेंट्स, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी वो बातें हैं दोस्तों जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है और वो ये सब नीड्स हमारी पूरी करता है। हाँ, मैं कहता हूं कि एजुकेशन हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, बट यस देखो पहले से बहुत इंप्रूव्ड है, और अगर रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली फायदा तो होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इन सब जगहों पर यूटिलाइजेशन होता है ना। तो कोई कह देना कि आज आपने अपने देश के लिए क्या किया, आप कोई चैरिटी नहीं करते हो, आप देश के लिए करते क्या हो?
तो आप बोलो आपके पेरेंट्स ने आपके देश के लिए क्या किया, टैक्स दिया। बोल सकते हो भाई, गलत बात नहीं बोल रहे हो आप सबको बोलो कि आपकी जितनी भी सोसाइटी में एजुकेशन हो रही है, हेल्थ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ये सब के लिए आप ही के दिए गए पेरेंट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इनफैक्ट आपके, जब आप कल को कमाओगे तो आप भी कंट्रीब्यूट करोगे, मैं कमा रहा हूं तो मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, एवरीवन। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दोस्तों, हम लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं टैक्स के रूप में, ठीक है, टैक्स के रूप में, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू ये सब चीजों पर यूटिलाइज होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारी चीजें, ये तो एक्सेट्रा लगा दिया मैंने क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे। बच्चों, गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू दो तरीके से आता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। समझना, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वही बच्चों जो आपको पता है ना, टैक्स का कंटेंट 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स है, 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये वही डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। सबसे पहले ना इस वीडियो को पॉज करो और सोचो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या डिफरेंस है। आपने सुना जरूर होगा शायद इकोनॉमिक्स में कहीं, और शायद आपने जनरली कई बार सुना हो, कोई न्यूज़ देखते हुए सुन लिया हो, तो बहुत बारी सुना होगा। अब आज की क्लास के अंदर हम लोग एग्जैक्टली समझेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। बच्चों, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसका टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, हम उसको कह सकते हैं वो डायरेक्ट टैक्स। मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ बहुत सिंपल सी, कि भाई डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैसे शिफ्ट कर सकता हूं? मैं इनकम टैक्स का बर्डन तुम पे शिफ्ट कर सकता हूं, मेरी इनकम, क्या मैं कह सकता हूं प्लीज मेरे दोस्त मेरी इनकम पे टैक्स दे देना? देगा? क्यों देगा भाई, क्यों देगा? तुम क्या कहोगे कि सर इनकम आप कमा रहे हो, टैक्स आप ही तो दोगे, हम क्यों देंगे? बात तो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। इनकम मैं कमा रहा हूं तो टैक्स भी तो मैं ही दूंगा, यस और नो? तो टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पार्टी। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो यस, टैक्स बर्डन हम दूसरी पार्टी पे शिफ्ट कर देते हैं। और इसका एक सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, ध्यान से समझना। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट करना पड़ता है दोस्तों, क्यों करना पड़ता है? जब मैं बात करता हूं डायरेक्ट टैक्स की, तो वहां पे तो हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट करना पड़ता है दुकानदारों को। इसका रीजन, लॉजिक क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात बोलूं कि आपने, एक दुकानदार है जिसने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा है, 100 रुपए का कोई सामान खरीदा है, वो अपना प्रॉफिट ऐड करके 20 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर से 120 रुपए चार्ज कर रहा है। प्रॉफिट कितना कमाया दोस्तों? 20 रुपए। और कितने का बेचने वाला है? 120 का बेचने वाला है। अब इसके ऊपर लग गया जीएसटी, इसके ऊपर क्या लग गया? जीएसटी। अब जब इसको जीएसटी देना पड़ रहा है ना दोस्तों, तो हो ये रहा है, जब इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है तो ये दुकानदार को कस्टमर क्या बोल के जाता है पता है? कस्टमर कह रहा है कि सर मैं नहीं दूंगा जीएसटी। सर इतना कमाते हो, इतने अमीर हो, इतना बिजनेस बड़ा खोल रखा है, जीएसटी दे दो ना भाई अपने पाप। हम सब कुछ हम दे, इनकम टैक्स हम अपना देते हैं, जीएसटी भी हम दे, कस्टम ड्यूटी हम देते हैं, हर तरह के टैक्सेस हम ही दे, क्यों दे? जीएसटी तुम दो। ये चीज कस्टमर कह रहा है। तुमने कहा सर नहीं कर सकता मैं ऐसा, तुमने ऐसा क्यों बोला? एक बात समझो बच्चों, अगर मान लो जीएसटी का रेट 10% है तो जीएसटी 12 रुपए हो गया, तो मैंने प्राइस कितना चार्ज किया कस्टमर से? 132। कस्टमर क्या कहता है? नहीं सर मैं जीएसटी नहीं दूंगा, बिल मुझे यही चाहिए, पक्का बिल चाहिए, बट जीएसटी नहीं दूंगा, जीएसटी अपनी जेब से दो। और अगर बिल बनाना भी है तो मैं आपको 120 ही दूंगा, 132 नहीं दूंगा, 12 रुपए आप अपनी जेब से दो। अब एक बात समझो दुकानदार की, गवर्नमेंट कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुकानदार ने आगे कस्टमर से पैसे लिए हैं नहीं लिए हैं, हमें तो मतलब बनता है कि जीएसटी हमें दे दो। तो अब दुकानदार ने जीएसटी तो देना है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन शिफ्ट करना चाहिए था, नहीं किया। तो भाई प्रॉफिट कितना चार्ज किया था? 20 रुपए। उस 20 रुपए से प्रॉफिट से ही वो घर पूरे अपने ऑफिस के, अपनी बिजनेस के, दुकान के खर्चे निकाल रहा है दोस्तों। अगर उस 20 रुपए में से 12 रुपए गवर्नमेंट ले जाएगी, जो उसको अपनी जेब से देना पड़ रहा है, तो उसके जेब में बचेंगे कितने? 8 रुपए।
और मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट पर उसको 20 रुपए कमाने पर ही उसका ब्रेक इवन निकलता है, बिजनेस का खर्चे निकलेंगे तभी निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। अब वो 8 रुपए कमाएगा तो वो तो ब्रेक इवन नहीं हुआ, तो बिजनेस में तो क्या हो गया, लॉस आना स्टार्ट हो गया। तो अल्टीमेटली वो बिजनेस क्या कर देगा, बंद, डिप्रेशन, स्ट्रेस, यस और नो। तो अल्टीमेटली जीएसटी का बर्डन शिफ्ट करना ही होगा। गलत क्या है भाई, जीएसटी बर्डन बिल्कुल शिफ्ट करना होगा, गलत क्या है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? ठीक है जी। तो अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में पहला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट राइट डाउन पॉइंट नंबर 2। तो ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों ने ये बात समझ ली कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्यों एक बिजनेसमैन क्यों जीएसटी चार्ज करता है। तो आपके दिमाग में ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि वो क्यों चार्ज करता है। उसकी मजबूरी है बच्चों, अगर वो नहीं चार्ज करेगा तो उसको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, भरना तो उसको पड़ेगा ही। इज दैट क्लियर? तो चार्ज तो उसको करना पड़ेगा। नंबर 2, डायरेक्ट टैक्स में इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। डायरेक्ट टैक्स ना कमोडिटी के प्राइस पे इंपैक्ट करता है बच्चों, बट इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। सोचो कैसे, ये देखो, अगर आज मैं ये कह दूं कि आपका इनकम टैक्स बढ़ गया है, इनकम टैक्स बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंपैक्ट तो नहीं होगी। परचेजिंग पावर कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर परचेजिंग पावर कम हो गई तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स कम हो जाएंगे। नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स की बात कर रहा हूं, नेसेसिटी गुड्स की नहीं भाई। अगर मेरी परचेजिंग कैपेसिटी कम होगी तो मेरी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली सप्लाई तो कांस्टेंट ही चलती है, तो मुझे प्राइसेस क्या करने होंगे, कम करने होंगे, ताकि मैं डिमांड सप्लाई को मीट कर जाऊं। यार ये देखो ना, ये है सप्लाई, ये सप्लाई है, डिमांड अगर कम हो जाए एवरीवन, अगर डिमांड कम हो जाए तो मुझे तो डिमांड सप्लाई मीट करना है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। यस और नो? सो प्राइसेस कम करने होंगे, प्राइसेस कम करने होंगे सो दैट डिमांड को वापस इंक्रीज कर दिया जाए और डिमांड और सप्लाई जाके मीट करे, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। जी हाँ, इंक्रीज इन इनकम टैक्स। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह के मेजर्स होते थे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ याद आ रहा है? हाँ, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी तो वही है आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स वाली, है ना, इंटरेस्ट रेट्स महंगे कर दो, तो वो सब चीजें, वो तो हम लोग पॉइंट नहीं पढ़ रहे। अभी हम बात कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की। अगर आप आज भी इकोनॉमिक्स की बुक उठाओ, उसके अंदर फिस्कल पॉलिसी में जो एग्जांपल दिया होगा वो दिया होगा इंक्रीज इन इनकम टैक्स। इंक्रीज इन टैक्स की वजह से प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है, बट कोई भी सरकार ये डिसीजन नहीं ले सकती है। भाई आज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है हमारे देश के अंदर भी, बट नहीं कर सकते हैं यार ये काम। इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स बढ़ा दिया, अगली बार मोदी सरकार आएगी, फिर नहीं आएगी ना। तो भाई नहीं, कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कांग्रेस होती तो वो भी नहीं कर सकती थी ये काम। तो पूरी दुनिया के अंदर ज्यादातर, पूरी दुनिया के अंदर जो इनफैक्ट डेवलपिंग नेशंस है, एटलीस्ट डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस जो हैं, तो वो नेशंस जो हैं वो कभी भी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पब्लिक यहां पे नाराज हो। ठीक है, तो इसलिए इंक्रीज इन इनकम टैक्स, ये वाला काम करना और प्राइसेस को कंट्रोल करना, प्राइसेस कंट्रोल तो हो जाएंगे, बट नहीं, ये काम करेगा नहीं कोई। हाँ, बट नॉलेज होनी चाहिए कि इंक्रीज इन इनकम टैक्स से कैसे प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। सर डिक्रीज इन इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स कम हो गया तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, हाँ या ना? डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स, तो ऑब्वियस है डिमांड बढ़ गई। सप्लाई तो स्कैर्स ही है, हर चीज की सप्लाई तो स्कैर्सिटी होती है, तो सप्लाई स्कैर्स है, डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस को बढ़ा दूंगा अगर, तो डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी और डिमांड सप्लाई मीट कर जाएगी। मैं वही तो चाहता हूं दोस्तों। सो इंक्रीज इन इनकम टैक्स, प्राइसेस कंट्रोल्ड, डिक्रीज इन इनकम टैक्स, प्राइसेस इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो यस, इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं बच्चों, आओ। अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। जी हां दोस्तों, अगर मैं बोलूं जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ जाएगा। यस और नो? भाई जीएसटी का रेट 10% से 20% कर देंगे तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा। जीएसटी कम हो गया तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, हाँ या ना दोस्तों? जीएसटी ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, जीएसटी कम तो प्राइस कम। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? So direct tax it indirectly affect the price of commodity और indirect tax it directly affect the price of commodity। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट टैक्स पे आ जाते हैं वापस। Now डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें,
डायरेक्ट टैक्स में ना प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोग्रेसिव मतलब है जितने ज्यादा आप अमीर होगे उतना ही ज्यादा आप टैक्स दोगे। यस और नो? हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। इनकम ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स विल ऑल्सो बी लेस। बोलो हाँ या ना? तो अमीर ज्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स देगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और जिसकी इनकम है ही नहीं तो वो टैक्स ही नहीं देगा। सो अल्टीमेटली प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है डायरेक्ट टैक्स में, बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक बात समझना दोस्तों, बहुत सारी बुक्स में डिबेटेबल पॉइंट है कि रिग्रेसिव है, बट मैं इस बात के थोड़ा सा अगेंस्ट हूं। रिग्रेसिव भी आप कंप्लीटली नहीं बोल सकते हो इसको। इसका रीजन है, इसका लॉजिक ये है कि रिग्रेसिव का मतलब हुआ प्रोग्रेसिव के ऑपोजिट। तो इनकम ज्यादा तो टैक्स कम, बट इनकम ज्यादा होने से टैक्स कम थोड़ी ना हो रहा है। हाँ, मैं वो बात जरूर समझता हूं कि आप सही कह रहे हो कि टैक्स की पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो आपके लिए वो टैक्स एक छोटा अमाउंट है, क्योंकि आप इनकम ज्यादा है तो आपके लिए वो जो कमाई जितनी ज्यादा होगी, रिच इनकम होगी, आप इनकम अच्छा कमाते हो तो आपकी टैक्स पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी और आपके लिए वो टैक्स जो है वो एक छोटा अमाउंट बनेगा। बट ये लॉजिक नहीं है दोस्तों। अल्टीमेटली आप ये पॉइंट एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, बट दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सोचना चाहिए कि जो अमीर होगा वो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज रिसीव करेगा, खरीदेगा, तो ऐसे केस में तो फिर वो जीएसटी ज्यादा देगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोच सकते हो। और फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं कि कमोडिटी का जो प्राइस है, अगर मैं आज कोई गुड खरीदने जाता हूं, मैं बात करता हूं BMW गाड़ी से एक बंदा उतरता है, स्टेशनरी की शॉप पे जाता है, पेन खरीदने जाता है, इस पेन की कीमत 10 रुपए है। क्या स्टेशनरी वाला उस BMW वाले इंसान को देखता है BMW से उतरते हुए और ऑब्वियसली रिच लग रहा है तो वो देखता है और कहता है भाई 10 रुपए का पेन नहीं है, 1000 रुपए का पेन है, क्योंकि उसको लगता है उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो 1000 रुपए दे देगा और गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले सकती है। ऐसा कुछ है नहीं, 10 रुपए का पेन आप 10 रुपए ही लोगे। क्या मेरी बात समझ में? कोई बायसनेस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई रिक्शे वाला आता है, रिक्शे वाला उतरता है, बेचारा रिक्शे वाला पूरी मजदूरी करके, उसको पेन चाहिए था, कोई काम चाहिए उसको, काम के लिए पेन चाहिए कोई, और ऐसे केस में वो पेन मांगता है, कहता है मुझे पेन चाहिए जी, तो 10 रुपए का पेन है, उसको देख के बोलेगा कि 1 रुपए दे दे। ऐसा होगा क्या? नहीं दोस्तों। अल्टीमेटली आपको उसकी उतनी ही कीमत देनी पड़ेगी, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ या ना? सो मैं इसको प्रोग्रेसिव नहीं बोलता हूं, ऑब्वियसली मैं इसको रिग्रेसिव भी कंप्लीटली नहीं बोलता हूं, मैं इसको पार्शियली रिग्रेसिव बोलता हूं, पार्शियली रिग्रेसिव। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक डिबेटेबल पॉइंट है, तो इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे। पार्शियली रिग्रेसिव, इज दैट क्लियर एवरीवन? इनकम ज्यादा हो या कम हो, इनकम ज्यादा हो या कम हो, टैक्स विल रिमेन सेम। पार्शियली रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट, इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, एक और बात, नंबर 4, तो ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कॉन्सेप्ट वाइज। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स की अथॉरिटी कौन है भाई? ये बात जाननी बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी सेक्शंस, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर, तुम्हें क्या लगता है कौन निकालता है? मोदी जी? हाँ, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के अंदर, या फाइनेंस मिनिस्टर निकालते हैं? नो जी नो। बहुत सारी बातें तो इनको अभी पता भी नहीं है। सो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये नहीं निकालते हैं डिसीजंस। कौन निकालते हैं दोस्तों? अथॉरिटी है इनकम टैक्स के लिए और डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, एक अथॉरिटी है जिसका नाम है CBDT, फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जी हां, याद रखना, जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड अमेंडमेंट्स निकालने हैं ड्यूरिंग द ईयर, चेंजेस निकालने हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो CBDT निकालती है दोस्तों। CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वो अथॉरिटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस निकालती है वो है CBIC। जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। राइट डाउन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, एक बहुत जो कि सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कह दूं, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स निकालने, कुछ जजमेंट्स निकालने, कोई भी डिसीजन निकालना है, वो रूल्स निकालने हैं, तो वो रूल्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास पावर है, ऊपर वाले लोगों के पास पावर नहीं है, चाहे वो ऊपर बैठते हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, देयर आर एवरीवन, ठीक है। बट अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग जो लेनी होती है वो डिसीजन मेकिंग इनके बिना नहीं ले सकते, बिकॉज
डिसीजंस जो है वो इन्हीं के हाथ में, क्योंकि ये नॉलेजेबल है, ये लोग बताएंगे अगर ऐसा करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, तो इसका इंपैक्ट ये लोग बताते हैं, सीबीडीटी, रिस्पेक्ट। और ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। दोस्तों डायरेक्ट टैक्सेस में और अगर कुछ जानना है तो वो जान लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि इनकम टैक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। हाउस टैक्स, हाउस टैक्स पता ही आपको गवर्नमेंट को हाउस टैक्स पे करना पड़ता है बच्चों, कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, सॉरी कॉर्पोरेट कह रहा हूं, कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। भाई आपके आसपास की रोड्स, आपके जो लाइट्स वगैरह है बाहर लगी है स्ट्रीट लाइट्स, आपके मतलब कोई भी ऐसा काम करना होता है तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से सैनिटेशन, सीवरेज की प्रॉब्लम, साफ सफाई का, पानी का आपका ध्यान रखना करते हैं ना वो लोग। सर वो ध्यान रखेंगे कैसे नहीं, जहां ज्यादा टैक्स दोगे उस एरिया का ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे दिल्ली में क्या 5 तरह की कैटेगरीज बनाई गई है, कैटेगरी ए, बी, सी, डी, ई। उस तरीके से इसको क्या किया गया, जिसका जिस लोकेशन में है घर, उसका ऑब्वियसली हाउस टैक्स उससे ज्यादा है। तो अगर मैं कैटेगरी ए में कोई घर आता है, कैटेगरी ए वाले एरिया में घर आता है, तो वहां का हाउस टैक्स सबसे ज्यादा होगा। और क्योंकि हाउस टैक्स ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा इंप्रूव लोकेशंस वही होंगी, साफ सफाई में बहुत ध्यान देते होंगे वहां। तो भाई वही है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, है ना। सो इंक्रीज इन इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, और क्या हो सकता है एग्जांपल में, कॉर्पोरेट टैक्स। ये दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। और भी बहुत सारे, वेल्थ टैक्स है, वेल्थ टैक्स एबॉलिश हो चुका है, वेल्थ टैक्स अब नहीं है बेटा। गिफ्ट टैक्स नहीं है, गिफ्ट टैक्स की जगह पे क्या आता है, इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा। कॉर्पोरेट इज कंपनी से रिलेटेड टैक्स, पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं आगे। अगर मैं आगे बात करूं रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, एग्जांपल बताओ सर, तो सबसे पहला एग्जांपल तो मैं बात बताऊंगा जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाम याद रखें, फुल फॉर्म याद रखें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस इज नॉट गुड एंड सर्विस टैक्स, दिस इज नॉट गुड और सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस हर गुड पे लगेगा, हर सर्विस पे लगेगा, एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट फ्यू। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि जीएसटी किस किस पर नहीं लगता। जीएसटी के अलावा कस्टम ड्यूटी, बच्चों कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चों सोचो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आज हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो आप कहां बैठे हो, इंडिया में। इंपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट क्या कहती है, कस्टम ड्यूटी दो। वो कस्टम ड्यूटी आपके ऊपर बर्डन बन गया। आप एक बिजनेसमैन हो तो आप अल्टीमेटली, बिजनेसमैन या बिजनेसवुमेन, अगर आप आज वो ड्यूटी पे कर रहे हो तो वो ड्यूटी आगे आप किसी से चार्ज करोगे, बोलो हाँ या ना। तो जो आप ड्यूटी आगे चार्ज करोगे तो दैट इज व्हाई इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे कैसे। सो कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसी तरीके से अगर मैं आपसे कुछ और एग्जांपल शेयर करूं, विच इज वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। हालांकि वैल्यू एडेड टैक्स अब एबॉलिश हो चुका है जीएसटी आने के बाद, अब वो नहीं है, बट स्टिल वैट अभी भी कुछ दो चीजें हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर वैट लगता है। बच्चों याद रखने की बहुत जरूरत है। वैट हमारे देश में दो प्रोडक्ट्स पे लगता है। वैट हमारे देश में दो प्रोडक्ट पे लगता है बच्चों, एक बार सुन लो। वैट लगता है इंट्रा स्टेट सेल पर, मैं अभी बताऊंगा, वैसे वेट करते हैं, मैं आपको अभी बताता हूं सारा। मैं आपको अभी एग्जांपल लिख देता हूं, अभी बताता हूं कि वैट और क्या बाकी के टैक्सेस है, उसके बारे में प्योर डेप्थ आज ही डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वैट एक्सेट्रा, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इज दैट क्लियर? वैट के बारे में मैं अभी और बात बताने वाला हूं, बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, वेट करो 1 मिनट और। सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक डिफरेंस, भाई 5 नंबर का क्वेश्चन के हिसाब से इट इज मोर देन इनफ जो मैंने लिखवाया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, ये एक बेसिक आइडिया आपको आ जाना चाहिए। टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स में इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, और इनडायरेक्ट टैक्स में इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। टैक्स बढ़ा प्राइस बढ़ जाएगा, टैक्स कम प्राइस कम। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है और इनडायरेक्ट टैक्स पार्शियली रिग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स की अथॉरिटी है सीबीडीटी दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की अथॉरिटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्सेस में एग्जांपल ले सकते हो इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, और भी मैं कुछ बताने वाला हूं, अभी बताऊंगा। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, which is taxable event। बच्चों मैं जो नेक्स्ट हेडिंग बता रहा हूं उसका नाम है टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट। नाउ व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? टैक्सेबल इवेंट है क्या?
इज दैट क्लियर? टैक्सेबल इवेंट है क्या? सोचो, मतलब सोचो, टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट जिस वजह से टैक्स लग रहा है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट. एन इवेंट और सिचुएशन which gives rise to tax liability is called as taxable event. तो कोई इवेंट या कोई सिचुएशन जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, हम उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट. क्या मेरी बात समझे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यह है कोई टैक्स और यह है टैक्सेबल इवेंट. अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स क्यों लगता है? इनकम टैक्स क्यों लगता है? इनकम टैक्स लगने का क्या रीजन है? तो वो रीजन है अर्निंग टैक्सेबल इनकम. अर्निंग टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल इनकम कमाने पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है. दैट इज व्हाई इट इज एन इनकम टैक्स. और जो आपके ऊपर लगता है, मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ इनकम कमाने से टैक्स नहीं है, बिकॉज देयर आर मेनी टाइप ऑफ इनकम्स जो इनकम्स एग्जेम्प्ट होती हैं. बच्चों, जरूरी नहीं होता है कि सारी इनकम्स टैक्सेबल हो और आपको टैक्स देना हो. ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम समझनी जरूरी है कि टैक्सेबल इनकम्स क्या है. इज दैट क्लियर? तो अर्निंग टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल होगी तो ही आपको टैक्स देना होगा, वरना नहीं देना होगा. तो आपको पता है न्यू स्लैब के हिसाब से 7 लाख रुपए तक आपको रिबेट मिल जाती है, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. नए स्लैब के हिसाब से टैक्स में रिबेट मिल जाता है. तो इस वजह से गवर्नमेंट ने, अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो भाई अगर 5 लाख 4 लाख कमाता है कोई इंसान तो उसको टैक्स नहीं देना. तो दैट इज व्हाई इनकम कमाना इज नॉट इंपॉर्टेंट. टैक्सेबल इनकम कमाना दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई इनकम टैक्स लगता है, वरना नहीं. अब जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, आप सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो, फार्मर्स एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं, नो टैक्स. टैक्स में आ जाते हैं वापस. सर और क्या? मैं बात करने वाला हूं वैट की बात करने वाला हूं. अब सर वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स. सर आपने तो अभी बताया वैट तो खत्म हो गया है. बिल्कुल सही बताया, वैट खत्म हो चुका है. वैट का सिर्फ 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर वैट लगता है, जो हम लोग बात करने वाले हैं अभी. वैट लगता कब है बच्चों? जब कभी इंट्रा स्टेट सेल करते हैं. क्या करते हैं? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स. इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट. अगर दिल्ली का सेलर है, दिल्ली का बायर है, तो क्या लगेगा? वैट. क्या मेरी बात समझ रहे हो? दिल्ली का सेलर, दिल्ली का बायर, क्या लगेगा? वैट. हरियाणा का सेलर, हरियाणा का बायर, क्या लगेगा? वैट. यूपी का सेलर, यूपी का बायर, क्या लगेगा? वैट. तो वैट लगता है सिर्फ और सिर्फ विद इन द स्टेट. इसका लॉजिक ये है कि वैट सिर्फ स्टेट लेवी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है. और इस वजह से जो भी वैट पहले लगता था ना, हर स्टेट में उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हर स्टेट में अलग अलग होते थे. हर स्टेट में उन प्रोडक्ट के प्राइसेस अलग अलग क्यों होते थे? क्या रीजन है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी. तो किसी स्टेट गवर्नमेंट में वैट का रेट अलग है, किसी स्टेट में वैट का रेट अलग है, जिसकी वजह से प्राइसेस में क्या होता था? डिफरेंशिएशन. लोग क्या करते थे? सस्ती जगह से जाके खरीद लेते थे, सस्ता मिल जाए. दिल्ली के लोग हरियाणा जा रहे हैं, हरियाणा के लोग कहीं और जा रहे हैं, तो बेसिकली कुछ ना कुछ सस्ते रेट पर लेकर लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे. बहुत सारे लोग ऐसे करते थे. गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आज से जीएसटी में ऐसा नहीं होगा, पूरे देश भर में जीएसटी का रेट एक ही है. अच्छी बात ये, वन नेशन वन टैक्स, है ना. वैल्यू एडेड टैक्स की बात करें, ये लगता है बच्चों इंट्रा स्टेट सेल पर, यानी विद इन द स्टेट सेल पर. लगता था, बोलता हूं क्योंकि था ही है, अब तो रहा नहीं. अब सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स पर वैट लगता है, और वो है एल्कोहलिक लिकर. इसके अलावा पेट्रोलियम आइटम्स. बच्चों याद रखना है, एल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम आइटम्स, इनके ऊपर गवर्नमेंट वैट लगाती है. स्टेट गवर्नमेंट को राइट दे दिया, भैया तुम डिसाइड करो कितना लगाना है, कितना लेना है, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं. सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है हम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, तुम्हारी मर्जी, तुम जितना मर्जी चार्ज करो. एल्कोहलिक लिकर पे और किस पर? पेट्रोलियम आइटम्स पर. इसलिए इनके प्राइसेस आपको हर स्टेट में क्या मिलेंगे? अलग अलग.
उसका वन ऑफ द रीजन इज वैट, और भी बहुत सारी रीजन है बट पहला रीजन वैट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, और बढ़ते हैं आगे। सर टैक्सेबल इवेंट, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टैक्सेबल इवेंट वो सिचुएशन है जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी राइज हो रही है। इंट्रास्टेट सेल करोगे तो वैट लगेगा। इंट्रास्टेट सेल किसकी करोगे? लिक्कर की, पेट्रोलियम आइटम की, तो वैट लगेगा। अर्निंग टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स लगेगा। बच्चों जीएसटी कब लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लगता है? जब भी आप कोई गुड्स सप्लाई करोगे, क्या करोगे? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो हम लगाते हैं दोस्तों जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इज दैट क्लियर? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। नंबर 4, तो आज के टाइम पर जीएसटी लगता है बेटा, सारी चीजों पे जीएसटी लगता है एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम आइटम्स पर फ्यूचर में जीएसटी लग सकता है पेट्रोलियम पर, बट एल्कोहलिक लिकर पे तो ना आज लगेगा ना कभी। इज दैट क्लियर? एल्कोहलिक लिकर सारी पावर किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को। पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी लगता है, सॉरी पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी लग सकता है फ्यूचर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कौन है भाई? एक गवर्नमेंट ने काउंसिल बनाया जो जीएसटी से रिलेटेड डिसीजंस लेगा, जिसमें जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, वो चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल की, जैसे अभी निर्मला सीतारमण। इज दैट क्लियर? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इधर समझते हैं सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अलावा भी कोई टैक्स है? जी हां, कस्टम ड्यूटी। बच्चों कस्टम ड्यूटी कब लगता है? इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट ऑफ गुड। जब भी हम कोई गुड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ना, दूसरे देश से लेके आने को इंपोर्ट कहते हैं और दूसरे देश में भेजने को एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी अगर आपको लग रही है तो भाई ऑब्वियस है कि आप बर्डन शिफ्ट करोगे, दैट इज व्हाई इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 5, सर मैं एक और टैक्स की बात करूंगा विच इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अच्छा एक और बात, एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है क्या? वाकई में लगनी चाहिए। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या बात कर रहे हो, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं, चीजें महंगी हो जाएंगी। हाँ नहीं लगाते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी रिफंड एक्सेम्प्ट कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी जरूरी होती है। कोई ऐसे प्रोडक्ट जिसकी जरूरत हमारे देश में है और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन बंदा क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे टमाटो की जरूरत पड़ रही है हमारे देश के अंदर, एकदम से काल मच गई, एग्जांपल है, टमाटो की जरूरत पड़ गई और टमाटो क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कह रहा है? ड्यूटी लगाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोई जरूरत नेसेसिटी हमारे देश के अंदर है और वो एक्सपोर्ट की जा रही है, तो ऐसे केस में हमारे यहाँ पर महंगे होते जा रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि सप्लाई है ही नहीं और बिजनेसमैन आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट कह रहा है उस पर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दो ताकि चीजें हो जाए महंगी, और महंगी हो गई तो दोबारा अपने आप ही आ जाएंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। वो इंपोर्टर जो वहां पे खरीद रहा है उसको पता है कि दूसरे देश से मंगवाऊंगा तो सस्ता मिलेगा, तो मैं इंडिया से क्यों मंगाऊं? तो कई बार डिस्करेज करने के लिए एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगानी पड़ती है, वरना एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगती नहीं है जनरली, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी एक ड्यूटी होती थी बच्चों जीएसटी आने से पहले। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स कब लगता था? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। अगर आप इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको पे करनी पड़ती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या पे करनी पड़ती थी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। इज दैट क्लियर? तो गुड्स मैन्युफैक्चर किया इंडिया में तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी, सप्लाई किए गुड और सर्विस जीएसटी, इंट्रास्टेट सेल किया वैट, अर्निंग टैक्सेबल इनकम इनकम टैक्स। अच्छा एक और टैक्स का मैं नाम ले लेता हूं विच इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। किसका नाम ले रहा हूं? सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स, जैसे वैट होता था ना, वैट है इंट्रास्टेट सेल पर, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था बच्चों इंटरस्टेट सेल पर, इंटरस्टेट सेल पर। इंटरस्टेट सेल का मतलब होता है दिल्ली का सेलर हरियाणा का बायर, तो क्या लगेगा? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। दिल्ली का सेलर दिल्ली का हरियाणा का बायर तो क्या लगेगा? सीएसटी। राजस्थान का सेलर यूपी का बायर तो क्या लगेगा? सीएसटी। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स बच्चों लगता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गुड जाने पर, इंटरस्टेट सेल। और क्योंकि ये सेंट्रल है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती थी। इज दैट क्लियर? इसलिए सीएसटी का रेट पूरे देश भर में हर प्रोडक्ट पर एक ही होता था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी पूरे देश भर में एक ही लगता था, कस्टम ड्यूटी भी एक ही लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी टैक्स, सीएसटी इंटरस्टेट सेल पर। आज सीएसटी लगता है क्या बच्चों? बस यही समझ लो,
एल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम, यही दो ही प्रोडक्ट्स हैं जिन पर वैट लगता है। अगर इन्हीं की इंटरस्टेट सेल होगी, अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी, अगर इंटरस्टेट इनकी सेल अलाउ करेगी तो इस पर सीएसटी लगेगा, वरना क्या लगेगा? वैट। क्या मेरी बात समझे? तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में ये कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा और विस्तार में एक बात और बोल देता हूं कि अगर हम लोग सेल्स टैक्स की बात करें जीएसटी आने से पहले, तो जीएसटी आने से पहले बच्चों सेल्स टैक्स दो प्रकार के होते थे। एक जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, दूसरा शॉर्ट फॉर्म में बोल लो वैट, और दूसरा सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी। बच्चों वैट और सीएसटी, वैट जो था ना वो लगता था जब कभी इंट्रा स्टेट सेल करते थे, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, और इंटर स्टेट सेल पर लगता था बच्चों सीएसटी। क्या मेरी बात समझे? अच्छा, गुड्स की बात हो रही है, सिर्फ सर्विस नहीं, इसमें आते सर्विस पे अलग टैक्स लगता था, उसको बोलते थे सर्विस टैक्स। तो अभी हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। इंटर स्टेट सेल या इंटर स्टेट सेल, गुड्स की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? तो इंटर स्टेट समझ गए ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। देखो ये जब बातें जाननी बहुत जरूरी है। जब मैं जीएसटी करवाऊंगा ना आपको, तो मैं आपको ये लॉजिक देना चाहता हूं कि भाई पहले ऐसा क्या कमी थी कि जीएसटी को आना पड़ा, है ना? तो वो तब समझ में आएगा जब आपको पुराने टैक्सेस पता होंगे। तो पुराने टैक्सेस पता होंगे जरूरी है, नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा जीएसटी की क्या जरूरत थी हमारे देश को। इसलिए मैं आपको इसकी भी डेप्थ नॉलेज देना चाहता हूं। ठीक है जी, इंटरस्टेट, इंट्रा। अच्छा, इंट्रा स्टेट सेल तो हो गया। सर लगाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। बच्चों याद रखना है, लेवी का मतलब होता है टैक्स चार्ज करना। लेवी का मतलब क्या होता है? चार्ज करना। लेवी का मतलब होता है चार्ज करना, मतलब टैक्स लगाना। तो स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है, और स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करती है? कलेक्ट करती है ये सारा का सारा टैक्स। इंट्रा स्टेट सेल वाला वैट की बात हो रही है। और जब मैं बात करता हूं सीएसटी में, क्योंकि नाम में सेंट्रल है, इसका मतलब है लगाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बच्चों सेंट्रल लेवी है। हाँ, वो बात और है कि कलेक्ट करने कौन आता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करता है, बट लगाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है? जहां से गुड ओरिजिनेट हुए हैं। जहां से गुड्स ओरिजिनेट हुए हैं मतलब जहां से मूवमेंट कमेंस हुई है गुड्स की। दिल्ली से हरियाणा, किस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा? दिल्ली को। हरियाणा से यूपी, किस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा? हरियाणा को। तो कहने का मतलब है कि जिस स्टेट से गुड्स की मूवमेंट कमेंस हुई है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में उस स्टेट को सीएसटी का रेवेन्यू दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझे? तो लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि दो स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट थी ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इनके आपस में कोई डिस्प्यूट हो। भाई वो स्टेट गवर्नमेंट कहे कि मेरा रेवेन्यू है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट कहे कि मेरा रेवेन्यू है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि रेवेन्यू किसका है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स, और पूरे देश भर के अंदर, और कानून सेम रहेगा पूरे देश भर के अंदर। बट यस, कलेक्ट करने के लिए कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी? जो वहां से गुड्स क्या होते हैं? ओरिजिनेट, मूवमेंट कमेंस होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? एवरीवन, इज दैट क्लियर? दैट्स इट। तो ये एक छोटी सी नॉलेज सेल्स टैक्स के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा टैक्स होता क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज टैक्स। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया टैक्सेबल इवेंट के बारे में, और हम लोगों ने डिस्कस किया सेल्स टैक्स के बारे में। ठीक है जी, छोटा सा टॉपिक सेल्स टैक्स के बारे में। और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों। मेरी इस क्लासेस के साथ बने रहे। ये प्लेलिस्ट आपको, मेरे प्लेलिस्ट जो होगी ये इसी के अंदर क्लासेस आगे कंटिन्यू होती रहेंगी। सो एवरीवन प्लीज़ फीडबैक शेयर करना। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक भी करना। ठीक है, मेरे को हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। और अगले लेक्चर के लिए वेट करना। बाय बाय।